स्वागत है आपका शीतल जी, नई परख के मंच पर एक बार फिर। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि आप यात्रा करते हुए मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जी, लेकिन कोई बात नहीं, इस समय का भी हम लोग सदुपयोग करेंगे, क्यों घटनाग्राही से घटनाक्रम तेजी से चल रहा है। जी, 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 कल एक खास बात ये हुई जी, जिसके बारे में मैं आपकी राय जानना चाहूँगा। जी, वो ये है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक जी, अ, काफ़ी लंबे समय तक वो चुप रहे। हुँ, अ, यूजीसी की जो इक्विटी नियमावली है, उसके जी, ऊपर उनकी तरफ से एक शब्द भी नहीं आया। जी, कल वो शायद लखनऊ में थे और वहाँ उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की जी, और उसके बाद उन्होंने एक वक्तव्य दिया। जिस जी, वक्तव्य में उन्होंने कहा कि जी, यूजीसी की जो नियमावली है, उसका सबको पालन करना चाहिए। जो लोग नीचे हैं, उनको झुककर उठाना हम लोगों का कर्तव्य है। कुछ इस जी, प्रकार की उन्होंने एक आदर्श मूलक सी व्याख्या उन्होंने इसकी की। जी, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो थीसिस है, जी, जिसमें वो ऊँची जातियों और शूद्र जातियों की एकता का आह्वान करते हैं, उसी का शांतिकरण करते हैं। ये गुरु गोलवलकर के ज़माने से चला आ जी, रहा है। जी, और इसमें वो बार-बार तर्क देते हैं कि शूद्र जातियों को कमज़ोर नहीं मानना चाहिए। वो एक लंबे समय तक हिंदुस्तान पर उन्होंने हुकूमत की है, उनके बड़े-बड़े राजवंश हुए हैं। साथ जी, ऐतिहासिक दृष्टि से ये बात सही भी है। हुँ। जी, लेकिन वो उस ज़माने में ये बात कह रहे हैं, जी, जिस ज़माने में सड़क के ऊपर इसी जी, नियमावली के कारण पूरा जी, जिस हिंदू समाज की वो एकता करना चाहते थे कि वो 2 हिस्सों में बँटा हुआ दिखाई पड़ रहा है। जी, जी, ऐसी स्थिति में उनका जो तर्क है, ये संघ को, संघ की थियरी को, उसकी रीति-नीति को और मोदी सरकार को, उसके जनाधार को कहाँ ले जाएगा? देखिए आरएसएस जो है, ये बात मैं आरएसएस को मतलब बहुत नोट करके कहता हूँ कि वो काफ़ी कुछ ज़मीन से सूचनाएँ लेते हैं। हाँ, वाली सूचनाओं में के अनुसार वो कई बार अपने वक्तव्यों में परिवर्तन समय अनुसार कर लेते हैं। जैसे जी, एक समय मैंने उन्हें देखा था कि बिहार में यही हमारे सरसंघ चालक यही है, बदले नहीं है तब से। ये बात बहुत पुरानी भी नहीं है, 3-4 साल पहले या शायद पिछले चुनाव में हाँ, अ, उन्होंने 2015 में। आरक्षण आरक्षण की पुनरीक्षा की बात की थी। हाँ, उस 2015 के चुनाव में। उसके बाद जब चुनाव में बीजेपी नहीं जीत पाई और दूसरे लोग जीत गए, तो उसके बाद मैंने देखा, उसके बाद से उन्होंने ये बात कभी नहीं की। उल्टे वो आरक्षण के पक्ष में इतना आगे तक बोल गए कि अभी 200 सालों तक आरक्षण की जरूरत है, और ये बोले कि क्या नाम, जब वो लोग स्वयं कह देंगे कि अब नहीं आरक्षण लेना है, हम बराबरी के पायदान पे आ गए, तब इसको विड्रॉ किया जाना चाहिए। हुँ, और अब जब आपने ये वाली बात आज रेफरेंस बताया, कल हाँ वो लखनऊ में थे, कई छात्र संगठनों ने उनके आने का विरोध भी किया था, पुलिस उन लोगों को पकड़ पकड़ ले गई, लेकिन उनका व्याख्यान हुआ और उन्होंने यह बात रखी। अब ये जो है अगर बीजेपी के कुछ नेताओं को देखें जो सवर्ण जातियों से आते हैं, जैसे गिरिराज सिंह, हुँ, वो उस रिपोर्ट को खारिज कर चुके हैं। और लेकिन उनके जो शिक्षा मंत्री हैं, जिनके विभाग से ये रिपोर्ट आई थी, उन्होंने एक समय इसको डिफेंड किया था, बाद में वो चुप लगा गए, फिर सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ वो सबके सामने है। हुँ, तो ये जो आरएसएस की ये जो अप्रोच है, हुँ, वो चीजों के अनुसार अपने फैसलों में, अपने नीति निर्देशों में जरूरत के अनुसार बदलाव कर लेते हैं अपने वक्तव्यों में। जैसे आजकल तो वो यहां तक बोल रहे हैं कि ये भी कोई गारंटी नहीं कि आरएसएस का प्रमुख कोई शूद्र नहीं हो सकता, कोई दलित नहीं हो सकता, ये भी उन्होंने कहा है। लेकिन जो रियलिटी है उनकी, कि उनका जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, उसमें हमें कोई शूद्र दिखाई नहीं देता। हो सकता है एक आध कोई हो, 40 से 60 उसमें सदस्य हैं, उनकी कोई लिस्ट भी आसानी से नहीं मिलती। जो जी, उनका शीर्ष नेतृत्व है, जी, जिसमें उनके बाद एक सह कार्यवाह होते हैं, और फिर एक उनकी भी उससे भी नीचे वाले कार्यवाह होते हैं, 7-8 नाम है वो। हुँ, उसमें भी मुझे कोई दलित या ओबीसी या वो नहीं दिखा। ओबीसी शायद हो भी, लेकिन दलित और वो तो बिल्कुल नहीं दिखे। हुँ, तो अभी उनका जो संगठन है, उस पर ये आरोप लगातार है कि वो सिर्फ ब्राह्मण्स को वहां नियुक्त करता है प्रमुख पद पर, और जो लाइन में है वो भी सब ब्राह्मण्स ही हैं। हुँ, एक बार अपवाद के तौर पर रज्जू भैया जो क्षत्रिय समाज से आते थे वो भी रहे, हुँ, लेकिन इन जनरल उसे एक ब्राह्मणों द्वारा
मतलब नेतृत्व किया जाने वाला संगठन आलोचकों की दृष्टि से कहा जाता है। लेकिन इस समय आरएसएस इसको भी डिफेंड करने की कोशिश इन सरसंघ चालक के नेतृत्व में करता हुआ मिल रहा है और ये कह रहा है कि कोई दलित भी हो सकता है, लेकिन उसकी हायरार्की में कोई दलित अभी है नहीं, तो बिना हायरार्की के एकदम से बाहर से उठा के तो किसी को बनाएंगे नहीं, उस तरह का संगठन है भी नहीं। वो एक चाल का अनुवर्ती संगठन है, जो जाते हुए सरकारवाह होते हैं वो अगले का नाम प्रस्तावित करते हैं और फिर वो जीवन भर उसमें रह सकता है। बहुत से लोग पूरे जीवन रहे हैं, कुछ लोगों ने जीवन के बीच में भी उसको छोड़ा है, लेकिन ये उनकी एक प्रक्रिया रही है। तो ये जो उन्होंने अभी लिया है फैसला, वो उन्होंने मेरा ख्याल है उनके पास वो सारी सूचनाएं होंगी और नहीं वो मतलब वो सूचनाएं तो होंगी ही, उनका वर्गीकरण भी उन्होंने किया होगा कि जितना प्रदर्शन सवर्ण जातियों ने इसके विरुद्ध में किया, उनको कवरेज ज्यादा मिला, उससे कम प्रदर्शन उसका समर्थन करने वाले लोग नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनकी संख्या ज्यादा है और वो प्रतिवाद ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो उन्हें जमीन जी, उसकी सिर्फ कवरेज नहीं उस तरह से हो रही है, इतना ही फर्क है उसमें। अब एक मैंने देखा अभी हाल ही आज ही देखा मैंने जी, जो ऐसे हैंडल सोशल मीडिया पर जो जी, मोटे तौर पर नरेंद्र मोदी की विरुद्धावली ही गाते थे, मोटे जी, तौर पर कट्टरपंथी हिंदुत्ववादी राजनीति को ही समर्थन करते थे। आज जी, एक हैंडल का जो थंबनेल था, जब जी, मैंने उसको देखा तो उसका शीर्षक याद थंबनेल का क्या था? हाँ, आरएसएस बैकुंठ नहीं है। क्या हाँ, था? आरएसएस हाँ, बैकुंठ नहीं है और हाँ, मोहन भागवत भगवान विष्णु नहीं है। करेक्ट। ये अच्छा, तो वो ये जो जो हाँ मोहन ये भागवत ने प्रतिक्रिया की थी, उसके ऊपर एक बहुत ही तल्ख किस्म की टिप्पणी है ये। जी। तो ये जो प्रसंग है, इस हुँ, प्रसंग में एक रिस्क छुपा हुआ है हुँ, कि उसमें जो उनके समर्थक वर्ग है, जो ज्यादातर सवर्ण है, वो हम लोग विभिन्न सीएसडीएस और अन्य आंकड़ों में उनको पाते भी हैं। हुँ, वो लोग जो हैं एक्चुअली बीजेपी या आरएसएस के साथ ज्यादातर इसलिए भी थे कि वो ये समझते थे कि आरक्षण का ये विरोधी ऑर्गेनाइजेशन है ओरिजिनली। हुँ, क्योंकि जब मंडल कमीशन आया था तो बीजेपी ने समर्थन वापस ले लिया था और जो राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी थी उसमें मंडल कमीशन का जिक्र किया था। और उसके बाद जो है ये कमंडल वाला आंदोलन हुआ, जो रथ यात्रा वगैरह निकली, तो ये माना गया कि मंडल कमीशन के लागू होने का विरोध करने वाली राजनीतिक जमात जो है वो आरएसएस द्वारा पुष्पित पल्लवित बीजेपी है। इसलिए सवर्ण जातियों का एकदम वज्र घनत्व उनकी ओर था। हुँ, और इन्होंने अपने कामों से बिना हल्ला किए ये किया भी। ज्यादातर यूनिवर्सिटीज वगैरह में जो वाइस चांसलर बनाए गए, जो असिस्टेंट प्रोफेसर इधर भर्ती हुए हैं, सब आरएसएस फोल्ड के ही ज्यादातर हैं और वो ज्यादातर सवर्ण है। क्योंकि अभी तक आरएसएस फोल्ड में ज्यादातर हर जगह लोग वही हैं और वही इनके साथ थे। लेकिन इस यूजीसी वाले प्रसंग ने उनके इस आधार विचार में जो सवर्ण जातियों के बीच पसरा हुआ था, कम से कम उत्तर भारत के राज्यों में तो वज्र डेंट लगाई है, इसमें कोई शक नहीं। और वो लोग सकते में हैं और नाराज बहुत हैं। और चूंकि सोशल मीडिया के आ जाने से ये हो रहा है कि विचारों के आदान प्रदान में वो लोग जो संयत नहीं है और ढंग से उन्होंने मतलब सभ्य नहीं हो पाए हैं, यूं कहा जाए, वो अपने विचारों को व्यक्त करते समय गाली गलौज, हिंसा और मारपीट तक उतर आते हैं। और ऐसे लोगों की बहुतायत है और यही भाषा जो है उनमें प्रचलित भी है। तो उसकी वजह से कड़वाहट ऐसी हो जाती है कि उसमें नो रिटर्न का पॉइंट आ जाता है। तो ये जो प्रतिक्रिया जिनकी आपने बताई, वो उसी कड़वाहट से वहां पहुंच गए हैं कि वो एक टैक्टिकल स्टेप अपने समर्थक संगठन का भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है ये टैक्टिकल स्टेप आरएसएस का। ये जो इस समय ज्वार पैदा हो रहा है पिछड़ी जातियों के युवाओं के बीच और जो अनवरत बढ़ता जा रहा है, अगर आप सोशल मीडिया को उसको फॉलो करके देखें तो, और इसमें वो सारे लोग जो लोग बीजेपी वगैरह के साथ थे, वो लोग न सिर्फ आइसोलेट हो रहे हैं बल्कि उनमें से भी तमाम चुप हो गए हैं और रंग भी बदल सकते हैं। और लड़ाई इतनी भीषण है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को वहां के सवर्ण लोग बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। उनको इतनी गालियां मिल रही हैं इस समय मोहन यादव को, वो आप सोशल मीडिया पे देख के समझ सकते हैं। तो इस समय जो सवर्ण जातियों में जिस तरह की भी समझ है उनकी, जैसी आधी अधूरी अधकचरी समाज के बारे में, लेकिन वो बड़े क्रूर और क्रिमिनल लेवल पे है और वो इस तरह के किसी टेक्टिकल डाइल्यूजन को बर्दाश्त करने की मनोस्थिति में नहीं है।
ये सही है कि देर सवेर वो इनके ही पाले में गिरेंगे, लेकिन आज की तारीख में जहां तक जो स्थिति है वो तो बहुत कड़वाहट से भर गई है। और अभी आपने देखा ही होगा कि एक सज्जन वीडियो डाल के राहुल गांधी और कांग्रेस के 25 सांसदों की हत्या करने के बारे में बाकायदा घोषणा कर रहे हैं, और कोई करणी सेना के वो मतलब ये राजपूतों की एक वो बनाई हुई है एक समिति, उसके वो प्रतिनिधि हैं या क्या है। और जो हमारे ओम बिरला जी हैं उनके करीबी बताए जा रहे हैं, उन्हीं के क्षेत्र वगैरह के हैं शायद। तो ये जो परिस्थिति आ गई है कड़वाहट से, ये बहुत मतलब आसान नहीं है इसको तुरंत हैंडल करना। लेकिन एक चीज समझ में आती है कि आरएसएस ने ये समझ लिया है कि भाई बहुमत समाज के विरोध में जाके हम अपनी राजनीतिक जो गोटियां हैं उनको हमेशा सफलता के खाने में रख पाने में सफल नहीं होंगे। कम से कम मोहन भागवत के नेतृत्व में तो आरएसएस ने इस बात को तो वही 15 के रिजल्ट के बाद समझ लिया है। इसलिए वो इसमें इसको डाइल्यूट करने, टेक्निकली डाइल्यूट करने सामने आए। जी अब इसमें एक जिज्ञासा है मेरी जी कि 1990 में भारतीय जनता पार्टी ने जब अपना घोषणा पत्र जारी किया तो उसमें उन्होंने पहली बार ये लाइन लिखी कि आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाना चाहिए। जी उसके बाद से भाजपा के घोषणा पत्र में ये पंक्ति मोटे तौर पर हमेशा बनी रही। जी वो उसको लागू लागू बहुत देर में कर पाए। जब जी नरेंद्र मोदी को 2014 में बहुमत मिला तब भी लागू नहीं कर पाए, लेकिन 2019 में जब उन्हें 303 सीटें प्राप्त हो गईं और जी 350 सीटें करीब एनडीए को मिली, तो उन्होंने जी इस चीज को लागू भी कर दिया और जी उसको गरीबी के आधार पर आरक्षण कहते हैं। हाँ वो मिल गया और उसमें सारा सवर्ण जातियों को, जिनको आप सवर्ण कह रहे हैं, मैं द्विज जातियां कहता हूं, जी उन सबको रिजर्वेशन की दुनिया में प्रवेश प्राप्त हो गया, जो जी संविधान में नहीं लिखा हुआ था, इसके बावजूद वो प्राप्त हो गया। जी तो ये कभी भी भारत की द्विज जातियां कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि उन्हें कभी आरक्षण का लाभ मिलेगा। जी वो आरक्षण का लाभ संघ और भाजपा ने मिलकर उन्हें दिलाया। जी तो इस बात के लिए उनके प्रति कृतज्ञ होने के बजाय वो इतने नाराज क्यों हो रहे हैं, इसके पीछे क्या भावना हो सकती है, पहली बात। हाँ दूसरी बात, जो अ, जो ओबीसी और दलित जातियां थीं, वो जी आपस में उनके अंदर टकराव रहता था हमेशा। जी 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 जमीन पर वो दोनों एक दूसरे के साथ नहीं थी, टकराव रहता था। जो जी बीएसपी और एसपी के बीच में समझौता हुआ था 1993 में, जी उसकी राजनीति का अध्ययन करने के बाद साफ तौर पर मुझे इसके ये जमीनी प्रमाण दिखाई दिए। जी लेकिन इस यूजीसी नियमावली ने ये किया है कि उन दोनों को एक खाने में रख दिया है। उन जी दोनों में आपस में जो भी मनमुटाव हो, और जो है भी, मतलब जो है, आज वो एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं। जी ओबीसी नौजवान जब जुलूस निकाल रहे हैं आजकल, तो साथ में वो हम दलितों के साथ हैं, हम आदिवासियों के साथ हैं, हम महिलाओं के साथ हैं। जबकि महिला विरोधी दृष्टिकोण भी ओबीसी के प्रतिनिधियों में बहुत दिखाई पड़ा सदन में। शरद यादव की बातें सुनिए, सब वो उस तरह के, लेकिन वो अब बिल्कुल इसके खिलाफ जाकर वो एक एकता दिखाना चाहते हैं। दबे पिसों से, दमितों से, स्त्रियों से एकता दिखाना चाहते हैं, दलितों से एकता दिखाना चाहते हैं, आदिवासियों से दिखाना चाहते हैं एकता। तो मुझे तो लगता ये है कि ये सामाजिक न्याय की जो शक्तियां थीं, जो एकजुट भाजपा के उभार के कारण एकजुट नहीं हो पाई थी, इस यूजीसी नियमावली के प्रभाव में कुछ ऐसा घटित हो रहा है कि वो लोग अपने पुराने दुराग्रह और पूर्वाग्रह छोड़कर एकजुट होने की तरफ जा रहे हैं। एक तो जो दलित जातियां हैं, जो ऊंची जातियां हैं, ऊंची जातियां उस कृतज्ञता के आधार पर लगातार बीजेपी का साथ देने को तैयार नहीं दिख रही हैं, और दूसरी तरफ ये एक एकता हो रही है। देखिए इसके बहुत से कारण तो ऐतिहासिक हैं और कुछ कारण तात्कालिक आज के राजनीतिक फैसलों के भी है। जी। ऐतिहासिक कारण यह है कि ये सच है कि हमारे समाज में जो वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, उसको जो भी मतलब शीर्षक कोई देना चाहे, उसमें जो सवर्ण जातियां हैं जिनको आप द्विज कहते हैं, इन जातियों में पिछड़े और दलितों के प्रति और अन्य के प्रति जातिगत जो वैमनस्य है उसके बीज बहुत गहरे धंसे हुए हैं। हुँ, हुँ। उनमें सुपीरियरिटी की भावना, जैसे व्हाइट सुप्रीमेसी होती है, हमारे यहाँ कास्ट सुप्रीमेसी जो है वो बहुत गहरे तक है जी। और वो बहुत ससंगठित तौर पर है। उसके लिए बहुत सारा सब हुँ, कुछ मौजूद है उसके लिए। हुँ, पूरी माइथोलॉजी मौजूद है, हमारा पूरा सांस्कृतिक वातावरण उसके पक्ष में है।
और हमारा जीवन शैली में आर्थिक साधनों में भी उसका उसी तरह से वो निहित है एक्चुअली। और बहुत सारे बुनियादी काम इस देश में भूमि सुधार वगैरह के राष्ट्रव्यापी या मतलब एक बड़े पैमाने पर उस तरह से न होने की वजह से वो स्थिति ज्यों की त्यों बरकरार है। और एक बहुत हद तक जो हमारे पुराने दौर की जो एक सांस्कृतिक परंपरा है जिस पर एक द्विज प्रभाव बहुत साफ साफ है, और जो अभी तक बहुत तरह से परिलक्षित होता है जब मंदिरों में किसी आप शूद्र को नहीं जाने देते, या उस तरह के पीने के पानी वानी में आप उनको अछूत मान के, मतलब हमारे यहाँ अछूत मानने तक की भी स्थिति अभी तक बहुत हिस्सों में बरकरार है। घोड़ी पे चढ़ के बारात निकालने को लेकर तो हर साल 10-5 केस हमारे पास हिंसा के आते हैं, जिसमें पुलिस लगानी पड़ती है, फिर भी नहीं हो पाता। और जी, अगर ये तो केसेस खैर भरे ही हुए हैं कि अगर कोई दलित युवक है और उसने किसी मतलब इवन पिछड़ी जाति की लड़की से शादी कर ली है या किसी से भी कर ली है, तो उसकी हत्या होने में के पूरे चांसेस रहते हैं, और ऐसी अनगिनत घटनाएं हैं। और हमेशा वो रिस्क पे होता है, बहुत ही मुश्किल है उसके लिए जी, एक्चुअली इस तरह के किसी रिश्ते में जाके जिंदा रह पाना। ये तो हमारे समाज की बहुत क्रूर और कठिन सच्चाई है। तो जाति हमारी जो है, चाहे उसको वर्ण कहें या जो कहे, वो बहुत गहरे हमारे पूरे हमारे सोच समझ सब में है। और हम इससे बिल्कुल इसलिए नहीं मुक्त हो पाए कि हमने आर्थिक रूप से इतना विकास नहीं किया कि हम अर्बनाइजेशन बहुत बड़े पैमाने पे कर पाते, और इन सब चीजों को नॉर्मलाइज करने के लिए जो आज के आधुनिक तत्व है उनका उस तरह से समावेश कर पाते। ये लोग जब विदेशों वगैरह में जा रहे हैं वहां तक इन सब चीजों की संरक्षा करते हुए मिलते हैं। और अमेरिका वगैरह, अमेरिका के कई 1-2 राज्यों में तो इसको लेके वहां कानून वानून में भी कुछ चीजें डालनी पड़ी हैं, क्योंकि ये बीमारी वहां तक ये लेके चले गए हैं। इतनी गहरी ये धंसी हुई है। तो ये चीज जब आरक्षण उसकी एक ऐसी चीज है हुँ, जिससे उनको ये मौका मिलता है, पिछड़े तो बाद में आए, पहले दलित को ही लेके, हुँ, तो दलितों को या अन्य को ये मौका मिलता है कि वो आपके बराबरी पे आ सकते हैं, हुँ, उन जगहों पर होते हैं जो जगहें महत्वपूर्ण है, जो शासन प्रशासन चलाती हैं। हुँ, ये आसानी से बर्दाश्त नहीं किया जा पाता। हम देखते हैं कि बहुत सारे हमारे वीडियोस आते हैं जिसमें दलित जातियों वगैरह के जो प्रतिनिधि ऐसी पार्टियों में हैं, जो पार्टियां घोषित तौर पर सवर्णों द्वारा संचालित हैं, वो उनमें इस बात को स्वीकार करते हुए शामिल होते हैं कि खान पान की जगहों पे उनका बर्तन अलग हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, उनको कागज का या मिट्टी के बर्तन में अलग से खाना दे दिया जाए तो कोई वो नहीं है, बैठने के मामले में भी उनसे उपेक्षा कर दी जाए। मुझे याद है अभी एक पिछले यही बुलंदशहर के एक सांसद होते थे, हाँ, या इन्हीं में से किसी बुलंदशहर या हाथरस के कहीं के, वो बाकायदा सवर्णों के वोट मांगने जाते, कई बार के सांसद थे, तो जमीन पे बैठे रहते थे सांसद। तो ये हमारी मध्य प्रदेश वगैरह में तो इसके अनगिनत उदाहरण है। तो हम लोग जो है एक्चुअली जाति प्रथा को एक हमारे बहुमत समाज में जो ग्रामीण समाज है और उसके परिवेश से आया हुआ शहरी समाज भी उसमें अभी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ स्लेवरी के भी डिफरेंट फॉर्म्स मौजूद हैं हुँ, आर्थिक कारणों से, तो ये चीजें बनी हुई है। हुँ, हुँ, अब ऐसे में इस तरह का कोई भी अफर्मेटिव फैसला जो आता है हुँ, उसका प्रतिकार करने के लिए बहुत बेशर्मी से हमारा समाज इसलिए उपलब्ध है क्योंकि हमने इसका सामाजिक तौर पर और राजनीतिक तौर पर कभी इसको सुधारने का कोई मतलब रियल काम नहीं किया। वैचारिक तौर पर इस पे हम हमेशा झूठे रहे। और सच्चाई ये है कि आज जो शिकायत उनकी होती है वो गलत नहीं है, दलित और उस तरह के वो पहचान के आंदोलन करने वालों की। भले ही उनके इस आंदोलन करने से निश्चित तौर पर उनके जिनको हराना चाहते हैं उनका फायदा होता है, लेकिन उनकी ये शिकायत जायज है कि बहुत सारा वामपंथ वगैरह में भी जिन लोगों ने प्रवेश किया और वो सब तर्क दिए, राजनीतिक दल बनाए, वो लोग भी इन चीजों से अछूते नहीं रह पाए, क्योंकि इतना प्रभाव है इसका और इतना प्रभावशाली इसका संगठन है कि मतलब ये उनकी जीवन शैली में शामिल है, और वो इसका प्रतिकार करने में उतने ईमानदार चाह के भी नहीं हो पाए, गीता या जी, वो। आपकी आपकी बातचीत से स्पष्ट है कि आप क्या कहना चाहते हैं। जी, लेकिन मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ, आपका विश्लेषण है, मैं उससे जी, 100% सहमत हूँ। मतलब उसमें जी, 1% भी मैं उसके प्रति कोई मेरी आपत्ति नहीं है। जी, मैं कहना ये चाहता हूँ कि आखिरकार संघ की जो योजना थी जी, कि ऊँची जातियों और दलित और ओबीसी जातियों की ऊ ऊँची जातियों और ख़ास तौर से ओबीसी जातियों के बीच में एक एकता निकले।
उसके लिए दीनदयाल उपाध्याय से लेकर और नरेंद्र मोदी तक लगातार इस प्रकार के प्रयास किए गए हैं। और जो एनडीए है, जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठजोड़ है, वो दरअसल इसी का प्रतीक है। बार-बार अति पिछड़ों के या लोधी राजपूत तो बहुत स्थायी रूप से इनके समर्थक रहे हैं। अब क्या होगा, सवाल इस बात का है, क्योंकि अब तो वो मीज़ान जो इन्होंने बनाया था, वो मीज़ान बिगड़ चुका है। वो कई तरीके से वो मीज़ान बिगड़ चुका है, धीरे-धीरे करके बिगड़ ही रहा था। ज़ाहिर है कि केवल एक घटना से इतना बड़ा आंदोलन नहीं हो सकता। वो घटना एक पॉइंट हो सकती है। लेकिन अब तक पहले से कुछ न कुछ चीज़ें पक रही थी अंदर। ऊँची जातियों को ये लग रहा होगा कि हमारे वोट लेते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री हमें नहीं बनाते हैं। ये लग रहा होगा उनको। पहले उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह को बनाते रहे। ब्राह्मणों में इस बात का बड़ा रोष था कि आपने वहाँ एक राजपूत को बना दिया, भले ही वो भगवा वस्त्र पहने हुए हो, हैं? फिर इधर आपने मोहन यादव को बना दिया। कहीं-कहीं ब्राह्मणों को भी बनाया है, लेकिन वो इसी तरीके से है, वो कठपुतली जैसा है, कोई एक मजबूत ब्राह्मण नेता है। उसको तो भाजपा में किसी तरह से कोई उभरने का मौका नहीं है। ये चीज़ दिखाई पड़ती है। दूसरे जो ओबीसी जातियाँ हैं, उनको लगता है, उनको उल्टी बात लगती है। उनको लगता है कि भई हमको कहते तो हैं कि ये पॉलिटिक्स में लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे, लेकिन जब वो टिकट के बँटवारे में जातियों का बँटवारा देखते हैं, तो साफ उन्हें दिखाई पड़ता है कि वो भी उनको उनके साथ जो संख्या संबंधी इंसाफ होना चाहिए था, वो इंसाफ उन्हें नहीं प्राप्त हो रहा है। तो मुझे ऐसा नहीं है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ये पूरी नीति अब गड़बड़ा गई है। एक्चुअली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नीति की कमजोरी ये है कि उसका आधार सांस्कृतिक तो है, आर्थिक नहीं है। और दुनिया को चलाने के जो हमने पिछली सदियों के सिद्धांत पढ़े हैं और जिन सिद्धांतों पर दुनिया में हमने बहुत सारी चीजें वैसे घटती हुई देखी हैं जो उन सिद्धांतों में निहित है, वो ये है कि जब तक आर्थिक मामलों में चीजें बुनियादी तौर पर चेंज नहीं होती, सांस्कृतिक या किसी भी सुपरफिशियल चीज की लाइफ उतनी बड़ी नहीं हो सकती। और वो निश्चित तौर पर एक समय विशेष में हम पाएंगे कि वो कठिनाइयों में फंस जाती है और आर्थिक सवाल उससे बड़े हो जाते हैं। ये जो आरक्षण का सवाल है, इस सवाल से आर्थिक चीजें जुड़ी हुई हैं हमारी। अगर कोई पिछड़ी जाति का आदमी डीएम भी होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सेक्रेटरी भी होता है और उसका चीफ मिनिस्टर भी होता है, अगर ये पूरा पैमाना होता है तो आप पाएंगे कि ठेकेदारों की एक बड़ी पांत बदल जाती है। जब यानी इनकी सरकार आती है, मुलायम सिंह वगैरह की, और या ये सब आती है, तो एकाएक हम चीजों में परिवर्तन होने और उन चीजों में परिवर्तन होते हुए देखते हैं जो हमारी आर्थिक चक्रव्यूह को चलाती और बिगाड़ती बनाती है। एकाएक हम पाते हैं तमाम यादव और वो सब भी ठेकेदार नजर आ रहे हैं। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश के ठेका पट्टी, वैसे तो सबसे बड़े ठेके गुजराती ले रहे हैं, ये एक अलग डिस्कंटेंट है जो आएगा आज नहीं तो कल बड़ा होके, और लेकिन उसके नीचे जो होते हैं वो सब ज्यादातर सवर्ण जातियों के लोग हैं और पिछड़ी जातियों वगैरह को हर जगह धक्का खाना होता है, हर जगह से वो उनकी पिटाई हो रही होती है, ना उनको वो हिस्सेदारी नहीं मिलती है। वो सब, और फिर वो देख रहे हैं नौकरियों में भी वही हाल है कि नौकरियों में ये इनके प्रकरण तिकड़म लगा के सब तरह से आरक्षण भी वो ले रहे हैं और सवर्ण जातियां ही सब जगह आई हैं। अभी जो आंकड़ा आया है राज्यसभा में, वो आप देखिए 10% भी नहीं है। आईएएस, आईपीएस, आईएफएस में 10% भी नहीं है, 11% है पिछड़ी जाति, एससी, एसटी सब मिला के। तो इतना जो अंतर है, इनसे हर चीज के जीवन में उनके असर पड़ रहा है। तो सिर्फ संसद में किसी को बैठा देने से या राष्ट्रपति आदिवासी बना देने से तो नहीं होगा ना। ये चीजें कितनी देर तक इनको सांस्कृतिक पॉलिटिकल मैनिफेस्टेशन, इसके राजनीतिक फलितार्थ जो हैं, राजनीतिक अभिव्यक्तियां इस प्रकार से होंगी। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मेरा और आपकी ये भी सामाजिक और सांस्कृतिक विश्लेषण है आपका, बिल्कुल ठीक है, मैं फिर से सहमत हूँ। लेकिन देखिए मैनिफेस्टेशन क्या होंगे, इस पर हम लोगों को थोड़ा रोशनी। बिल्कुल देखिए, कांग्रेस में राहुल गांधी ने इस चीज को इनसे पहले समझा, या ये भी समझते थे लेकिन इनको लगता था ये दरी डाल के नीचे कर लेंगे। राहुल गांधी ने अपनी पार्टी की गलतियों को भी स्वीकारा सार्वजनिक तौर पर, अपने पुराने फैसलों को भी गलत कहा और पूरी तरह से इस मुद्दे को अंगीकार किया। इसके बाद हमने पाया कि उनकी पप्पू की छवि सिर्फ पदयात्रा से नहीं बदली है, विचारधारात्मक स्टैंड से भी बदली है और उनको पिछड़ी जातियों में, दलितों में, माइनॉरिटी में एकाएक उनके लिए आकर्षण बहुत बढ़ रहा है।
और उनका अनवरत बढ़ रहा है। मैं ये कहूंगा मोदी जी का गिरना शुरू हो गया है, राहुल गांधी का बढ़ रहा है। तिकड़मों से चुनाव वो भले वो हरा दिए जाएं, लेकिन उनके प्रति आकर्षण इस मुद्दे वाली राजनीति करने से और मुद्दों पर स्टिक करने से लगातार बढ़ रहा है। आरएसएस ने इसको पढ़ लिया, मुझे ये बिल्कुल समझ में आ रहा है। आरएसएस निश्चित तौर पर जमीन की सच्चाइयों के बारे में ज्यादा उंगलियां उसकी जमीन पर है, उसने इस समस्या को पढ़ लिया और वो भी अब रंग बदलने की ओर जा रहा है। अभी तक वो सिर्फ सिंबॉलिक चलते थे कि मोहन यादव को बना दिया, कभी कल्याण सिंह को बना दिया, कभी किसी को उप मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन जब तक वो समझ गए कि नौकरियों, ठेके पट्टियों में, सार्वजनिक आर्थिक इकाइयों में जहां जहां इस तरह की मांग होगी, अगर हम उसको एड्रेस नहीं करेंगे तो सिर्फ धार्मिक चोले से हम इसको लॉन्जेविटी नहीं दे सकते। और मुझे लग रहा है कि आरएसएस यही आचरण करता हुआ हमें मिल रहा है। अब देखना है कि आने वाले दिनों में जो लोग सामाजिक न्याय की राजनीति करते हुए आ रहे थे, उनकी जगह जब दो राष्ट्रीय पार्टियां वही बैनर लेके आ जाएंगी तो वो कहाँ होंगे। तो ये कुल मिला के अलग परिदृश्य हमारे आपके सामने आ रहा है। वो उन पार्टियों के साथ जो गठजोड़ होगा, उन गठजोड़ों के सदस्य होंगे। जी 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 उनके पास चुनाव की सुविधा है कि वो इंडिया गठबंधन या ऐसे ही किसी नाम के किसी गैर भाजपा गठजोड़ में जाएं या एनडीए में जाएं, ये इस प्रकार की उन्हें सुविधा होगी, लेकिन वो धीरे धीरे फिर अपना आधार खोना शुरू कर देंगे, क्योंकि जब एक बड़ी पार्टी वही सवाल लेके आ जाएगी जिसपे वो पैदा हुए, पले बढ़े और करप्ट हो गए, तो वो सस्टेन नहीं कर पाएंगे। आने वाले दिनों में हम ये भी ये एक दो दिन की बात नहीं है, इन सब चीजों में 10, 20, 25 साल लग सकते हैं, लेकिन धारा उस तरफ जाती हुई हमें नजर आ रही है। तो आपको सीधे लगता है कि राहुल गांधी ने जो पिच तैयार की भारत जोड़ो यात्रा से अब तक, जी, एक सीमा तक तो तैयार कर ही दी है उन्होंने, पिच लगातार उसकी पर जोर दे गए, जातिगत जनगणना का सवाल उठाकर और नौकरियों में निर्णयकारी मुकामों के ऊपर पिछड़ों और दलितों की गैर मौजूदगी का सवाल उठाकर उन्होंने एक पिच तैयार की है। तो फिर अब ये जो यूजीसी की नियमावली है, यूजीसी की छुट्टी नियमावली है और संघ के सरसंचालक का उसको समर्थन, जब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा रखी है, संघ का सरसंचालक कह रहा है उसको पूरी तरीके से स्वीकार कर लीजिए आप। इसका मतलब है कि वो राहुल गांधी की पिच के ऊपर खेल रहे हैं। नहीं, वो समझ गए कि अगर हम राहुल गांधी को इस पिच पर खुला छोड़ देंगे तो इसके राजनीतिक नतीजे क्या हो सकते हैं, इसलिए वो राहुल गांधी के लिए अकेली पूरी पिच छोड़ने को तैयार नहीं, ये है। और उन्हें ये भी यकीन है कि ऊंची जातियां कितनी भी उछल कूद मचाती रहें, सड़कों में भले ही कुछ हमें गाली गलौज दें, अंततः इनका वोट हमें ही प्राप्त होगा। नहीं, उनको वो भी है और वो संख्यात्मक दृष्टि से भी उनके पास अध्ययन के बहुत साधन। आरएसएस इस समय बहुत सारी चीजों पर, बहुत सारे विद्वानों को लेके बहुत सारे अध्ययन अपने रुचि के अनुसार करने में सफल है। और आरएसएस ही क्यों, प्रेजेंट डिस्पेंसेशन भी वो बहुत तरह की स्टडीज करते रहते हैं और उनके लिए बहुत सारे लोग बहुत इस तरह की सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इसलिए वो अपने आकलन में बहुत देरी नहीं करते, बल्कि इस लिहाज से कांग्रेस की ओर से अभी कांग्रेस के बहुत सारे पुराने नेता जो सब सवर्ण जातियों के हैं, अभी उनकी समझ में ये सब नहीं आया है। वो लाशों की तरह पुराने तर्क लेके चल रहे हैं, और जबकि वो मर चुके हैं, लेकिन अभी भी वो पुराने तर्क ढो रहे हैं। जी जी, तो बहुत अच्छा विश्लेषण रहा और हम लोगों ने कम से कम इसके एक पहलू की तरफ उंगली रख पाई, लेकिन मुझे लगता है कि अभी इसके ऊपर और भी चर्चाएं करनी पड़ेंगी। नहीं, बिल्कुल, ये आपने छेड़ दिया है। हाँ, जमीन पर जो घटनाएं होती हैं वो आमतौर पर हम लोगों का विश्लेषण, उसके कुछ जो किताबी पहलू होते हैं, उन पहलुओं से थोड़ा अलग भी चली जाती हैं। तब हम लोगों को अपनी धारणाओं में संशोधन भी करना पड़ता है, और मेरे ख्याल से मैं भी इसके लिए तैयार हूँ और आप भी इसके लिए तैयार हैं। बिल्कुल निगाह रखेंगे और जैसे ही मौका मिलेगा फिर मिलकर इसकी और परतें खोलने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद शीतल जी, आपने आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा विषय आज बातचीत के लिए रखा था। उम्मीद है दर्शकों को आनंद आएगा। बिल्कुल।